आज मोदी सरकार की पूरे 9 साल हो चुके हैं। चूँकि हम सभी को पता होनी चाहिए कि आज के दिन ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही के दिन मतलब आज ही के दिन का मतलब हम कह सकते हैं आज है आपका 26 मई, है ना? 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। और आज पूरे इनके भारत के प्रधानमंत्री काल का इनका 9 साल हो चुका है। आज हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि यह पूरे जो 9 साल का जो पीरियड चला, ये 9 साल जो सरकार के सामने यह रहा, क्या चुनौतियाँ रहीं तथा 9 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, हमने किस मकसद के साथ, किस उद्देश्यों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में लोगों ने वोट दिया, बहुमत से आए। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तथा एक गैर कांग्रेसी एक पार्टी जो बहुमत के साथ आती है, भारत में अपना कार्यकाल को शुरुआत करती है। तो आज जैसा कि पूरे 9 साल हो चुके हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि 9 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया और अन्य क्षेत्रों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चूँकि हमें जानना होगा कि जो भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको रिकॉर्ड देंगे, ये सारे के सारे जो डेटा होगा, इस डेटा का हम एनालिसिस करेंगे, हम इसका विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने क्या पाया और क्या खोया। चूँकि इसमें हमें जो भी विश्लेषण करने की जो हमारे पास कागजात होंगे, जो रिपोर्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट होंगे या न्यूज़पेपर के हमारे पास कुछ प्रिंट्स होंगे। और इस माध्यम से हमारे जो स्रोत होंगे, इस स्रोत के माध्यम से आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आज मोदी के 9 साल पूरे हुए और यह 9 साल जो हमारा हुआ, ये 9 साल में देश को क्या मिला, आखिर कौन कौन सी चुनौतियां से हम अभी गुजर रहे हैं, ये सभी गतिविधियों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी को ये पता होनी चाहिए कि जब हम मोदी काल की बात करते हैं और जब हम 2014 में बात करें, तो आज जैसा कि हमने बताया कि ठीक पूरे 9 साल हो चुके हैं। और अभी तक मैं यदि बात करूं तो आज भी मतलब मैं 2014 की बात करें तो 2014 में मोदी जी को यानी बीजेपी को यानी एनडीए कह सकते हैं, जो इनका अलायंस जो सरकार, इनको एनडीए कहा जाता है। एनडीए को 2014 में 17 करोड़ जनसंख्या ने बीजेपी को वोट दिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि 282 उस समय जब हमारे यहाँ इलेक्शंस हुआ था, तो इस इलेक्शंस में 282 सीट जो थी बीजेपी को मिला था। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 282 सीट जीत करके बीजेपी ने शासन में आए, सरकार बनाए तथा गैर कांग्रेसी प्रथम मेजोरिटी की सरकार बनने वाली पहली भारत की पार्टी बनी। चूँकि 26 मई 2014 को आज के दिन ही मोदी जी ने भारत के पहली बार प्रधानमंत्री का इन्होंने शपथ लिया था। और उस समय से अभी तक क्या हमने देखा, इस सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। चूँकि जब उस समय हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रही था, उस इलेक्शंस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह भ्रष्टाचार था। क्योंकि 2013 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के आंकड़े खुले। उस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारे महंगाइयाँ जैसे चुनौतियाँ बनी हुई थी। और इसको देखते हुए भारत की जनता कहीं न कहीं नाखुश थी, कांग्रेस से कहीं न कहीं उनकी नाता दूर होते जा रहा था। यही कारण थी कि 2014 के इलेक्शंस में भारत में बीजेपी को बहुमत मिला और इस बहुमत में बीजेपी ने 282 सीट जीत करके सबसे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बहुमत में आती है। अब चूंकि हम देखेंगे कि यदि हम 5 साल कार्यकाल देखें तो 14 से लेकर के 19 तक की हम बात करें तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी को भी देखना होगा कि कैसे 2014 में भी बीजेपी 14 के बाद 19 में भी कितने अच्छे से बहुमत लेकर के आती है। तो इसका सब बेस्ट तरीका ये देखा जा सकता है कि 2019 में जब इलेक्शंस हुआ तो इसमें जहां पर 2014 में 17 करोड़ जनसंख्या ने वोटिंग किया था बीजेपी को, वहीं अभी बढ़ करके लगभग 23 करोड़ जनसंख्या ने 2019 के इलेक्शंस में वोट किया। और इस इलेक्शन से हम देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कुल सीट मिले वह जहां पर 282 सीट पहले आया था, यह सीट बढ़ करके 303 सीटों पर बीजेपी चला जाता है। और इसके साथ 2019 में भी बीजेपी को एक बहुमत मिलती है, मोदी की नेतृत्व में बीजेपी को दूसरी बार भी बहुमत मिलती है। और इस आधार से अभी तक 9 साल इन्होंने पूरा किए। तो अब हम देखेंगे, हम चूँकि जान सकते हैं कि यह 9 साल में हमने बहुत सारे ऊंच नीच के साथ आगे बढ़े, चूँकि बहुत सारी चुनौतियां भी हुई, चुनौतियां के साथ हम आगे बढ़े। चूँकि हम कह सकते हैं कि आज भारत का जो हमारा जीडीपी है वो तो दोगुनी हो चुकी है, लेकिन आम आदमी का जो हमारा सालाना आय जो था ये भी हम मानते हैं कि दुगनी हो चुकी है। लेकिन महंगाई की जो मार है यह अन्य जनता तथा सामान्य जनता को नॉर्मली देखा जाए तो ये तोड़ चुका है। तो इसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम हुए, चावल आटा के दाम हुए, जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और उस समय जब 2014 के जब इलेक्शन था तो 2014 में जिस तरह से
मोदी के लाने की जो बात हो रही थी और लाने के पीछे एक जो स्लोगन चल रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इस अच्छे दिन आने को लेकर के लोगों ने जिस तरह से इनको वोट किया और वोट करने के बाद जिस तरह से इन्होंने दो दो इलेक्शंस में बहुमत लेकर के आए, लेकिन अच्छे दिन तो बहुत क्षेत्रों में आए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहे जहाँ पर अच्छे दिन अभी तक नहीं आ पाए। जैसे कि महंगाई की हम बात करें, महंगाई जिस तरह से आम जनता की कमर तोड़ चुकी है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं चुनौतियाँ अभी भी हमारे पास बनी हुई है। अब हम एक-एक क्षेत्रों की आज हम बात करने वाले हैं। अनेक क्षेत्रों पे हम डिस्कस करेंगे कि यह 9 साल में हमने कौन-कौन से क्षेत्रों में क्या देखा। चूँकि मोदी जी की जब हम सरकार की बात करते हैं, तो यह 9 साल पूरा कर चुके हैं और भारत का भी जीडीपी मैं बताऊँ कि 112 लाख करोड़ रुपया का हो चुका है। आज भारत की जीडीपी यदि देखते हैं, तो इसको हम 272 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी आँकी जा चुकी है आज। वहीं उस समय की बात करें जब मैंने 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो उस समय मात्र 112 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी लगभग था और जो बढ़ करके आज 272 लाख करोड़ का जीडीपी हो चुका है। और आज भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सबसे बड़ी बात है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2025 तक भारत का जीडीपी $5 ट्रिलियन का होगा। चूँकि बीच में कोरोना आया और जिसके कारण इसकी स्थिति को और आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह से अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा 2025 तक जो हमारा $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी बनाना है, इसमें थोड़ा बहुत अभी चुनौतियाँ लग रही है, क्योंकि टारगेट उपलब्ध करने में, टारगेट को प्राप्त करने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो भारत सरकार और मोदी सरकार में आज आदमी की कमाई तो बहुत इजाफा हुआ है, हम मानते हैं, बढ़ा भी है, लेकिन मोदी से पहले आम आदमी की सालाना जो थी, मतलब 2014 से पहले की यदि हम बात करें, तो 2014 से पहले आम जनता की जो कमाई थी वह 80 लाख रुपया से ज़्यादा था। ध्यान दीजिएगा, 80 लाख रुपया से ज़्यादा था। लेकिन अभी की बात करें तो यह बढ़ करके यदि देखा जाए तो 1 पॉइंट यानी 1,70,000 हो चुका है। 1,70,000 यानी 8 दूनी 16, मोटा-मोटी डबल हो चुका है। और भारत में अभी 80 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो सरकार उसे गरीब मानती है। अभी भी देश के 80 करोड़ जनसंख्या, ध्यान देंगे, देश के अभी भी 80 करोड़ ऐसी जनसंख्या है जिसे सरकार अभी भी उसे गरीब मानती है। तो मोदी सरकार में कुछ चीज़ों को हमने पाया, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार की हम बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार में अभी हमारे पास 2.5 गुना इजाफा हुआ है, यानी बढ़ा है। वहीं यदि बात करें तो कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने में भी हम बहुत अच्छे आगे बढ़े हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो थी हमारी जितनी ज़रूरत थी, ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको उपलब्ध भी कराया और अभी देश के लगभग 50 लाख करोड़ रुपया से भी ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था और जो इनकी नारा थी, यह नारा को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे क्षेत्रों में भी आगे बढ़े। इसका मकसद इस तरह से था कि भारत में भारत की बनी जो चीज़ें होंगी वह दुनिया में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और भारत अभी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट ही करते आ रहा है। तो कहीं न कहीं चुनौतियाँ बनी हुई है, क्योंकि हम जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाए थे तो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का मतलब था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करेंगे, तो एक्सपोर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट को हम कम करेंगे। लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई है कि हम इंपोर्ट आज भी ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के, यदि हम लिहाज की बात करें तो लगभग 9 साल में हम बात करें तो एक्सपोर्ट करीब हमारा 2 गुना हो गया है। वहीं 2022 से 23 में यदि हम बात करें तो भारत ने 36 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया है। ध्यान दीजिए, 36 लाख, ध्यान देंगे, 36 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हमने अभी एक्सपोर्ट किया है। वहीं 2014 में यदि देखा जाए तो यह हमारा मात्र 19.05 लाख करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट था। मात्र 19.05 लाख करोड़ रुपया का हमारा एक्सपोर्ट था, जो बढ़ कर के 36 लाख करोड़ रुपया का एक्सपोर्टिंग बढ़ा हुआ है। तो इस दौर में देखा जाए तो बहुत कुछ हमने पाया। वहीं मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़े हैं, इसमें हम ना नहीं कह सकते, इससे हम कभी आँख और मुँह नहीं मोड़ सकते। चूँकि इसमें देखा जाए तो अभी हमारे पास विदेशी कर्ज भी बढ़े हैं। हर साल औसतन लगभग $25 अरब, आप सुन रहे हैं, $25 अरब का विदेशी मुद्रा या विदेशी जो कर्ज है भारत पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मोदी सरकार से पहले देश में करीब देखा जाए तो मात्र हम कह सकते हैं $409 अरब जो था हमारा फॉरेन डेब्ट था, यानी विदेशी कर्ज से, वहीं अब 409 से बढ़ कर के हमारे पास जो हो चुका है यह $613 अरब पहुंच चुका है। 613 अरब डॉलर अब हमारे पास विदेशी कर्ज पहुंच चुका है। अब हम नौकरी की क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं तो नौकरी क्षेत्रों की यदि आप बात करें तो देख सकते हैं चाहे कोई भी सरकार हो, नौकरी को लेकर के सारी सरकार अपनी अपनी रवैया तथा अपने ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छा अभी तक नहीं कर पाया है। मोदी सरकार में भी बेरोजगारी दर जो है जमकर बढ़ा है। बेरोजगारी के आंकड़े पर यदि हम नज़र रखते हैं
तो निजी संस्था जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको CMIE बोलते हैं, CM है ना, IE बोलते हैं, इसकी रिपोर्टों की यदि हम अध्ययन करें तो इस रिपोर्ट के अध्ययन से यह बताया जाता है कि लगभग भारत में अभी भी 41, ध्यान देंगे, 41 करोड़ जो हमारी आबादी है, 41 करोड़ आबादी यानी लोग जो है अभी भी यदि देखा जाए तो रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले यह 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। तो अब मोटा मोटी देखिए, यदि 2014 में बात करें तो 2014 से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार थी, वहीं अभी 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। लगभग हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ जो हमारा रोजगार है, या 2 करोड़ रोजगार हमारा खत्म हो गया है, या कह सकते हैं 2 करोड़ जनसंख्या और ज़्यादा बेरोजगार हुआ है। अब CMEI की जो रिपोर्ट की बात करें तो पिछले साल इन्होंने एक रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। कितना? 90 करोड़ लोग, याद रखिएगा। ये इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 90 करोड़ लोग भारत के जो हैं वो नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना भी छोड़ दिया है। मतलब मोटा मोटी 50% यानी 45 करोड़ जो आबादी है वह नौकरी खोजना ही अब छोड़ चुका है। उसके पीछे एक मात्र कारण ये हो सकते हैं कि उन्हें जो अवसर मिलना चाहिए यह अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है, यह एक चुनौती हो सकता है। अब यदि इस रिपोर्ट के अध्ययन को हम बात करें तो 2019 के चुनाव के बाद, हम 2019 के चुनाव की बात यदि बात करें तो एक सर्वे में यह स्पष्ट रूप से डेटा आया था कि देश की बेरोजगारी दर 6.1% हैं। वहीं आंकड़ा 45 साल में सबसे अधिक बताया गया था। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले यदि देखें तो देश में बेरोजगारी दर मात्र 3.4% थे। वहीं मोदी जी के आने के बाद यदि हम 2019 की डेटा की बात करें तो 2014 में आप बात करो तो 2014 में मात्र 3.4% था। वहीं 2019 की बात करें तो 6.1% हो गया। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो दोगुना बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और वहीं जो इस समय बढ़ करके यह लगभग बेरोजगारी 8.1% बढ़ करके हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में मोदी सरकार जरूर असफल रही है, इसमें हम नहीं कह सकते। वहीं यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप स्टडी कर सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी देश के विकास के लिए, चूंकि हमें पता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा जो होता है किसी समाज, किसी देश तथा किसी भी व्यक्ति के लिए एक शिक्षा एक मेरुदंड का काम करता है। और इस आधार पर मोदी सरकार ने शिक्षा का बजट तो बढ़ाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है साहब। अब इस रिपोर्टों की हम अध्ययन करेंगे तो इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट होता है कि 9 साल में शिक्षा पर मात्र 30,000 करोड़, ध्यान देंगे, मात्र 30,000 करोड़ रुपया जो है भारत सरकार ने बढ़ाया है। और इस आधार पर देश में स्कूल भी कम हो गए हैं साहब। सबसे बड़ी चुनौती बात है वो मोदी सरकार के आने से पहले यदि हम बात करें, और मैं डेटा आपको बात कर रहा हूँ, यह डेटा मैं बात करूँगा कि 2000 यदि हम 19 की बात करें, है ना, तो 2014 की यदि बात करें तो 2014 से पहले हमारे पास जो थी सरकारी स्कूलों की ज़्यादा संख्या था। वहीं मोदी सरकार में आने के बाद यह लगभग पहले देश में 15.18 लाख करोड़ थे। ध्यान दीजिएगा, 15.18 लाख करोड़ जो थी हमारे पास, जो थी वह सरकारी स्कूल थी। यह स्कूल अब घट गई है और यह लाख स्कूल से घट करके यह मात्र 14.89 हो चुका है। 14.89 लाख अब हमारे पास सरकारी स्कूल रह चुके हैं। तो मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मोदी की सरकार ने कहीं न कहीं बजट में तो बढ़ोतरी की है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जहां पर हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल जिस तरह से 15.18 लाख हमारे पास थी, यह घट के 14.89 लाख हमारे पास स्कूल हो गई है। तो यह भी एक चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम NFSH 5 का रिपोर्ट देखें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, जो 5वां आया था रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि अभी भी करीब 30% महिलाएं, ध्यान देंगे, अभी भी इसमें बताया गया कि 30% ऐसी हमारे देश की महिलाएं हैं जो 30% ऐसे महिलाएं हैं जो अभी भी अनएजुकेटेड हैं, या कह सकते हैं अनपढ़ हैं। वहीं 15% यदि हम बात करें तो पुरुष जो हैं अभी भी अनपढ़ हैं, यानी कह सकते हैं अशिक्षित हैं। यानी महिलाओं की 30% कुल आबादी का और पुरुषों का कुल आबादी का 15% अभी भी हमारे पास जो जनसंख्या है वह इलिटरेट है। वहीं यदि हम बात करें तो 10 में से 6 लड़कियाँ 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती। यदि आप 10 गो लड़कियां को लेते हैं तो 10 लड़कियां में से आप 6 लड़कियां ही ऐसी लड़कियां हैं
जो 10वीं से अधिक पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं की पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं। यानी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 5/10 हम पुरुष की लेकर के लेंगे और महिलाओं को लेकर के हम 6/10 लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अभी जो है एजुकेशंस का रेशियो चल रहा है, एजुकेशंस का हमारा रिकॉर्ड चल रहा है। अब स्कूली शिक्षा में भले ही हम कमज़ोर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से सरकार की भी इसमें रवैया हुई, समाज की भी रवैया हुई, कहीं ना कहीं हम इसमें कमज़ोर तो हैं, लेकिन हम कह सकते हैं हायर एजुकेशन में थोड़ा सा हमारे यहाँ सुधार हुआ है। यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें, इसमें सुधार हुई है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या 1100 से ज़्यादा अब हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और मिडिल में तो चुनौतियाँ बनी है, लेकिन हायर एजुकेशन में हम थोड़ा सा सुधार किए हैं। अब यदि हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने जिस तरह से आया और आने के बाद हमारी सच्चाई को उन्होंने जिस तरह से रखा, तो इस आधार पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कितनी मजबूत थी ये सभी लोगों ने देखा। तो मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में करीब देखा जाए तो 140% की बढ़ोतरी की गई। कितना? 140% की हम हेल्थ सेक्टर में कह सकते हैं सरकार के द्वारा बढ़ोतरी किया गया है। वहीं इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कुल 89,000 करोड़, ध्यान देंगे 89, इसको आप याद रखेंगे 89 है ना, 89,000 करोड़ रुपया जो है सरकार ने बजट में अलग से या ज़्यादा प्रावधान किया है, खासतौर पे स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के। तो मोदी सरकार में डॉक्टरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुई है, इसमें हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार ने संसद में भी यह एक रिपोर्ट बताया था कि देश में 13 लाख से ज़्यादा एलोपैथिक, ध्यान देंगे 13 लाख से ज़्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट यह स्पष्ट करने की कोशिश करता है साहब कि लगभग 834, यदि हम लोगों की बात करें तो 834 लोगों पर अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर हमारे इंडिया में है। यानी 1 डॉक्टर इज टू आउट ऑफ 834 यानी 834 जनसंख्या पर लोगों पर हमारे यहाँ एक डॉक्टर अभी सेवारत हैं। तो मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेज जो हुई और ख़ासतौर पे MBBS की सीट दोनों की भी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिला है। अभी देश में लगभग 660, ध्यान देंगे 660 हमारे पास अभी मेडिकल कॉलेज हैं, 660 हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं और जिनमें 1 लाख से ज़्यादा MBBS की सीट हैं। 1 लाख से ज़्यादा MBBS के हमारे पास सीट भी हैं। तो कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं इजाफा हुई है, कुछ क्षेत्रों में हम पीछे हैं। अब हम बात करें कृषि तथा किसानों की, क्योंकि ये सरकार जब 2014 में आई थी तो 14 में आने के बाद सरकार हमेशा किसान तथा खेती की बात हमेशा करते आई है और उनका ये फोकस एरिया भी रहा है। इस आधार पे कहीं ना कहीं किसानों का जो जुड़ाव रहा या झुकाव रहा वो मोदी सरकार की तरफ रहा है। तो मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन भी हुआ, चूँकि हम लोग देखते जो कृषि बिल को लेकर के आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन लगभग 1 साल तक से भी ज़्यादा चला और फिर किसानों के आंदोलन के देखते हुए फिर मोदी सरकार ने झुकी और उस कृषि बिल को उन्होंने वापस लिया। अब होता है कि किसानों का जो MSP को लेकर के जो विरोध था, कुछ हम आंकड़े की बात करें तो मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूँ ध्यान दीजिएगा, तो प्रति क्विंटल यदि हम गेहूं की बात करें तो इसके लिए जो MSP चल रहा था, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस चल रही थी वह 775 रुपया था, ध्यान दीजिएगा। वहीं यदि हम चावल की बात करें तो चावल को लेकर के कहा गया कि 730 रुपया प्रति क्विंटल हम देंगे, मतलब देंगे नहीं बल्कि इसको कह सकते हैं बढ़ाया गया है। तो अभी तत्काल देखा जाए तो सरकार जो है गेहूं और चावल को लेकर के MSP जो है MSP लेकर के सरकार ने संशोधन किए। वहीं मोदी सरकार के यदि देखें तो 2022 तक उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को हमने डबल करेंगे, यानी दोगुना करने का उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन 2022 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं कि इसमें हम किसी भी प्रकार की बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम पिछले साल के लोकसभा में जो एग्रीकल्चर पर बना जो संसदीय समिति की जो एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर हम जरूर आपको ये डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में चूंकि यह बताया गया था कि 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई, जहां मैं बात कर रहा हूं रिपोर्ट दे रहा हूं 2018-19 का, ध्यान दीजिएगा, तो जहां 2018-19 में किसानों का हर महीने पर मंथ जो कमाई जो थी 10,248 रुपया था, जबकि इससे पहले यदि किसानों की कमाई को देखा जाए तो वह 2012 से 2013 में सर्वे में जो आया था, इस रिपोर्ट में मात्र 6,426 रुपया था। तो मोटा मोटी तौर पे देखें, पहले जो 12-13 में था 6,426 रुपया था
अब यह बढ़ करके अब हो गया है 10,248 रुपया पर महीना किसानों की आय हुई है। तो हम इसमें न नहीं कह सकते, क्योंकि किसानों की आय, लोगों की आय में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बेरोज़गारी जिस तरह से लोगों को कमर तोड़ा है, इससे लोग लाचार हैं। जिस तरह से कह सकते हैं महंगाई ने आगे बढ़ा है, यह लोगों को लाचारी का एक कारण बन रहा है और सरकार पर भी ये प्रश्न होना लाज़मी है। अब हम महंगाई की मार को हम देखें, किस तरह से महंगाई की मार आम जनता, असहाय जनता को पीछे धकेलने के लिए बाध्य करता है। तो चूँकि देखा जाए बहुत तो हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में आपने ये नारा ज़रूर सुना होगा। तो 2014 में ये नारा हर गली मोहल्ला में दिया जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब बात होता है कि इसी के साथ लोकसभा चुनाव बीजेपी ने इस नारा के आधार पर जीता था, बहुमत लाया, पहली बार गैर कांग्रेसी बहुमत की सरकार भी देश में बनी। लेकिन अब होता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, आखिर इस पे भी तो बात करना होगा। आखिर इससे कैसे नियंत्रण किया जाए, चुनौतियाँ तो हैं साहब। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत तो आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कैसे इसके दाम में आग लगे हुए हैं साहब। 9 साल में यदि हम पेट्रोल की कीमत की बात करें तो लगभग 24 रुपया, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, केवल पेट्रोल में 24 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है साहब। वहीं डीजल की कीमत 34 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो ये 9 साल में पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम दिन प्रतिदिन बढ़े हैं, इससे कहीं न कहीं आम जनता का कमर इससे ज़रूर टूटा है। पेट्रोल डीजल के अलावा हम गैस सिलेंडर की भी हम बात करेंगे। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम जो है दिन प्रतिदिन की कीमत बढ़ती गई है, और मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला जो सिलेंडर आती थी वह मात्र 414 रुपये में आता था। मात्र 414 रुपया में पहले मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाले सिलेंडर आते थे। और अब यह सिलेंडर सोचिए कि 1100 रुपया पहुँच चुका है। 414 वाला पहुँच चुका है 1100। अब बताने वाली होने वाली बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सीमांत किसान हैं, जहाँ पर गरीब हैं, लाचार हैं, जहाँ पर लोगों की आय का स्रोत बहुत अच्छी नहीं है। और वैसे देश में मान लिया जाए कि जो 414 रुपये में सामान मिल रहे थे उसकी 1100 दाम होगा, तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई ने कैसे आम जनता का घर, या कह सकते गृहस्थ जीवन को कैसे प्रताड़ित किया, तथा कैसे कह सकते हैं शोषित करता है। तो अब इतना ही नहीं, मैं आपको 9 साल के रिकॉर्ड में भी बताऊंगा कि 9 साल में यदि हम आटा की दाम बात करें, चूँकि अभी आप देख सकते हैं कि पिछले साल रूस और यूक्रेन जिस तरह से लड़े, और लड़ने के बाद चुनौतियां तो बनी हैं, आटा के भी दाम बढ़े हुए हैं। तो ये 9 साल में 1 किलो आटा की कीमत में 52% की बढ़ोतरी हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 52% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यदि चावल की कीमत की बात करें तो 43% इसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। 1 लीटर दूध की बात करें तो दूध में 56% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लास्ट हम नमक की बात करते हैं, नमक जो भारत में तो साहब कहा जाता था कि फ्री में ही मिलता है, इस पर 53% बढ़ोतरी हुई है। अब मायने सी बात है कि ओवरऑल यदि हम बात करें, ये सभी ऐसे चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारा आधारभूत ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें हैं, और इसकी दाम बेतहाशा बढ़ते हुए हैं। फिर से याद कर लीजिएगा, इस 9 साल में मैं बात कर रहा हूँ आटा के दाम में 52% की वृद्धि हुई है। वहीं चावल, प्रति किलो चावल में 43% की वृद्धि, प्रति लीटर दूध में 56% की वृद्धि, तथा नमक में यदि बात करें, प्रति किलो नमक की बात करें 53% की वृद्धि हुई है। अब बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती देश के सामने होगा कि वह देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। चूँकि पहले तो कोरोना महामारी आया, फिर रूस यूक्रेन की युद्ध जो था पूरे दुनिया को कहीं न कहीं संघर्षरत बना चुका है। आर्थिक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है, चूँकि आप देख सकते हैं बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे कोलैप्स हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। अमेरिका भी डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर आ चुका है। दुनिया भर में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की भी कीमत आसमान जिस तरह से छू रहे हैं, तो अब प्रश्न होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियाँ देश के सामने रहेगा। तो आई थिंक आपने देखा कि मैं पूरे 9 साल का प्रधानमंत्री का, 9 साल में हमने क्या पाया और क्या खोया। मैं आगे ही बोला था कि आज हम बात करने वाले हैं कि 9 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, और ये सभी जो हमने तैयार किया था, ये सारे हमने एक डेटा, ये सारे रिपोर्ट जो हैं अनेक सरकारी गैजेट रिपोर्ट के आधार पर इसको हमने तैयार किया था,
जिससे हम आपके सामने 9 साल में सरकार के बहुत ज़्यादा तो क्षेत्रों की हमने बात नहीं किया, मेन ऐसे क्षेत्रों की बात किया जिससे देश के सामने और हमारे सामने ज़रूर चुनौतियाँ बनी हुई है और सरकार वो चीज़ों को करने में कहीं न कहीं असफल हो रही है। अब सरकार को इस पे काम करनी होगी क्योंकि अगले साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शंस है। अब देखना होगा कि 1 साल हमारे सरकार के पास समय है। अब इस 1 साल में मोदी सरकार क्या करती है? कौन से ऐसा या प्रोजेक्ट लाती है जिसके तहत यह महँगाई, बेरोज़गारी जैसे चुनौतियों से आम जनता को संतुलित या आम जनता को कहीं न कहीं बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। ज़्यादा के लिए इसमें आपको नंबर दिया गया है, इस आप नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसी तरह कुछ नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।